हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 1991 क्राइसिस एंड एस वेंकटरमणन। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है यूपीएससी और बाकी एग्जाम्स के लिए भी। अभी कुछ दिनों पहले ही अभी सारे न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल आ चुका है, क्योंकि कुछ टाइम पहले जो है ये जो फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई है एस वेंकटरमणन जी 92 एज में ही पास्ड अवे। पर क्या आप इनके रोल के बारे में जानते हैं जो इन्होंने निभाया 1991 क्राइसिस में, जब पूरा इंडिया क्राइसिस के चपेट में था? क्या आपको पता है इन्होंने कितना बड़ा रोल प्ले किया है 1991 क्राइसिस से इंडिया को बाहर लाने में? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फिजिक्स में लेने के बाद ये आईएएस बने 1953 में। फिर इन्होंने यूएस से 1968 में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट भी हासिल की। सर वेंकटरमणन जो थे वो तमिलनाडु कैडर ऑफ आईएएस से बिलोंग करते थे और फिर वो आरबीआई गवर्नर बने जब हमारा पूरा देश बीओपी क्राइसिस की चपेट में था। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी, तो इस वजह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीआई की उस कंटेक्स्ट में और ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। उन्होंने अपने करेज और डिटर्मिनेशन के साथ नेसेसरी स्टेप्स उठाए उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में। उनके उस 2 साल के टेन्योर में वो एक अच्छे डिसीजन मेकर साबित हुए। ही वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मर। ही इनिशिएटेड द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स and made the initial change in the exchange rate management system by moving towards a dual exchange rate regime. All in all, he was a courageous person who took the right decisions at the right time. अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप क्वालिटी के साथ उन्होंने बीओपी क्राइसिस को कैसे सॉर्ट आउट किया, ये हम जानते हैं आज की वीडियो में। देखो, 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ था? इंडिया को जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी फॉरेन से। इस वजह से गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजीज बनाना शुरू कर दिया। ऐसी पॉलिसीज बनाई जिनका कंट्रोल ज़्यादातर गवर्नमेंट के पास सेंट्रलाइज था, मतलब इनवर्ड लुकिंग एंड हाईली इंटरवेंशनिस्ट। किसी को इंडस्ट्रियल लाइसेंस की ज़रूरत थी तो उसके रिक्वायरमेंट्स भी कॉम्प्लेक्स कर दिए गए थे। कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट के पास। और फाइनेंशियल रिप्रेशन जैसे मेथड्स अपनाए। अब फाइनेंशियल रिप्रेशन होता क्या है? ये ऐसे मेथड्स है जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इनकम को बढ़ाती है। अब इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लेशन रेट है ना, उससे नीचे इंटरेस्ट रेट रखा जाता है, इफेक्टिवली टैक्सिंग द कंट्री सेवर्स। मतलब मार्केट में चीप लोन्स मिलने लग जाएंगे, पैसा आसानी से आप लोग बोरो कर सकोगे, इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। जो ये फाइनेंशियल रिप्रेशन मेथड है, इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर गवर्नमेंट्स टू कंट्रोल कैपिटल एंड हैव इट्स सिटीजन्स कंज्यूम द बल्क ऑफ डोमेस्टिक गवर्नमेंट डेट, which means a country's population no longer has many choices when investing their savings. Rather than having money leaving the country to attract foreign assets, it's funneled towards the government. इससे क्या होता था, कॉन्सिक्वेंटली इन्फ्लेशन क्या होता था, लो ही रहता था। 1980 तक तो करंट अकाउंट जो था हमारा वो सरप्लस था फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर्स, और काफ़ी रिजर्व्स भी थे हमारे पास। करंट अकाउंट सरप्लस यानी पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट था, मतलब एक्सपोर्ट जो था कंट्री का वो इंपोर्ट से ज़्यादा था। बट 1980s के सेकेंड हाफ में क्या हुआ कि करंट अकाउंट डेफिसिट में आने लग गया, और वो जो था वाइड होते गया। डेफिसिट यानी नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया करंट अकाउंट में, मतलब कि इंपोर्ट जो थे कंट्री के वो एक्सीड होने लगे एक्सपोर्ट से। इस वजह से गवर्नमेंट ने जो अपना जो इम्फेसिस था वो शिफ्ट किया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से टुवर्ड्स द एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। और इंडिया का एक्सटर्नल डेट $35 बिलियन से वो $69 बिलियन तक पहुंच गया, नियरली डबल हो गया वो 1992-1991 फाइनेंशियल ईयर में। ये 5 सालों में, सिर्फ 5 सालों में इतना डबल हो जाना, $69 बिलियन हो जाना, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। 1991 आने तक जो है इंडिया जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गया था टू शॉक्स एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स राइजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट्स एंड ग्रेटर रिलायंस ऑन कमर्शियल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट के बहुत सारे मेजर्स लेने के बाद भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था जो करंट अकाउंट डेफिसिट था। इंपोर्ट्स क्या थे, बढ़ते जा रहे थे, एक्सपोर्ट कम होते जा रहे थे। देखो, जो करंट अकाउंट है ना वो कंट्री के फॉरेन ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एंड लाइक द कैपिटल अकाउंट इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ कंट्रीज बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज होती है ना वो करंट अकाउंट सरप्लस दिखाई देती है, ठीक है। जो धीरे धीरे जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है सच एज यूएस जो है, ये ऑफन रन डेफिसिट्स, बट उस चीज़ को ना वर्स नहीं होने देना होता है। देखो, जब हमारा इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था तो जैसे मैंने आपको बताया उस समय कंज्यूमर जो स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज अपनाई कि जो इंटरवेंशनिस्ट थी हाईली, और कंज्यूमर स्पेंडिंग उन्होंने क्या कर दिया था, बढ़ावा दिया था।
ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया। कॉन्सिक्वेंटली इन्फ्लेशन जब लास्ट में बढ़ा ना, तो रुपए की वैल्यू धीरे धीरे डीवैल्यू होने लग गई, कम होने लग गई। ठीक है। और एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ने लग गया, ओवर वैल्यूड होने लग गया, अनकॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट्स होने लग गए, डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट सेक्टर होने लग गया। बस जहां एक्सपोर्ट कम हुए तो इंपोर्ट बढ़ गए, तो वहां पे बीओपी क्राइसिस आ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट में बढ़ता चला गया। देखो, बीओपी क्राइसिस इज कॉमनली रिफर्ड टू एज द करेंसी क्राइसिस, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज फ्लोइंग इनटू अ नेशन इन अ गिवन पीरियड एंड साइमल्टेनियसली द मनी दैट इज फ्लोइंग आउट टू द रेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। मतलब इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो फिर क्या हुआ कि कंट्री जो है हमारी, जो ज्यादा स्पेंड करने लग गई अपना पैसा किस में, फॉरेन गुड्स को परचेज करने में, फॉरेन गुड्स और सर्विसेज को, मतलब इंपोर्ट ज्यादा था, क्योंकि उस वजह से क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द कंट्री टू मीट इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। कंट्री की करेंसी का डिवैल्यूएशन होने लग गया, मेकिंग इंपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव एंड रिड्यूसिंग द परचेसिंग पावर ऑफ इट्स सिटीजन्स। And this BOP crisis can negatively affect the economy, such as inflation, unemployment, and reduced economic growth. चंद्रशेखर जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, वो 8th प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1990 नवंबर से लेके 21 जून 1991 तक वो पीएम थे। His government was formed with the fewest party MPs in the Lok Sabha. Therefore, his government could not pass the budget. और वो भी उस क्रूशल टाइम पे जब मूडी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने डाउनग्रेड कर दिया था इंडिया की रेटिंग को। तो जब बजट पास नहीं हुआ तो वो रेटिंग फिर से नीचे गिर गई, और फिर सारी एजेंसियों ने, जो ग्लोबल के जो सारी बाकी एजेंसीज थी क्रेडिट रेटिंग, उन सब ने भी इंडिया की डाउनग्रेड कर दी थी रेटिंग, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू गेट इवन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड इन नो पोजिशन टू गिव एनी कमिटमेंट टू रिफॉर्म। द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF स्टॉप्ड देयर असिस्टेंस। इसी वजह से चंद्रशेखर गवर्नमेंट को बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स उठाने पड़े थे अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। The PM had to authorize mortgaging of gold to avoid default of payment, and this action came in for particular criticism as it was done secretly in the mid of the election. देखो, इंडिया के पास गोल्ड रिजर्व्स थे, तो उसने क्या कर दिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को एज अ कोलेट्रल जमा कर दिया, क्योंकि इंडिया को, हमें उस समय फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत थी हमारे कंट्री को स्टेबलाइज करने के लिए, हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास इंडिया को 47 टन ऑफ गोल्ड जमा करने पड़े और 20 टन ऑफ गोल्ड यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास जमा करने पड़े $600 मिलियन उठाने के लिए। इमरजेंसी लोन $2.2 बिलियन का भी लिया IMF से बाय प्लेजिंग 67 टन्स ऑफ इंडियाज गोल्ड रिजर्व्स एज कोलेट्रल। दो ये चीज़ हमारे लिए सफिशिएंट नहीं थी पूरी तरह, बट ये कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं इसने काफ़ी मदद करी हमारे लोन को रिपे करने में, जो कि इंटरनेशनली हमने लिए थे। तो ये डिसीजन RBI का बहुत अच्छा रहा, काफ़ी सराहनीय था, काफ़ी क्रिटिक्स भी थे इस चीज़ के, बट ये बहुत करेजियस एक्ट था जिसकी वजह से हमें बहुत मदद मिली, बहुत स्मार्ट मूव था। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, जो हमारे जो 18th गवर्नर थे RBI के, S वेंकटरमणन सर, उन्होंने ही ये अपना लीड की थी टीम, और उन्होंने ही हमें इस चीज़ से बाहर निकाला था। बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले किया था उन्होंने। देखो, 2 सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल शॉक्स क्या थे हमारे लिए उस टाइम। पहला शॉक तब पड़ा जब 1990 में मिडिल ईस्ट में क्राइसिस शुरू हुई। क्राइसिस कैसे शुरू हुई, गल्फ वॉर हुआ। गल्फ वॉर कब हुआ था, 2 अगस्त 1990 में, जब इराक ने एनेक्स किया इट्स साउथ ईस्टर्न नेबर कुवैत, अ कंट्री विच इज 25 टाइम्स स्मॉलर इन साइज देन इटसेल्फ। इराक को जो है उस टाइम सद्दाम हुसैन रूल कर रहे थे। हुसैन ने क्या किया, कुवैत को बोला कि वो इराक का प्रोविंस है, बट द रियल रीजंस फॉर द इन्वेजन्स वर, कुवैत में जो है बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व्स थे। He thought that Iraq could acquire a significant bargaining power in the world if it owned massive oil reserves. कि ईरान के साथ वॉर के बाद वैसे ही इराक पे बहुत ज्यादा डेट जमा हो गया था, जिसमें वो कुवैत को भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ओ करते थे। And upon the annexation, the UNSC, United Nations Security Council, reprimanded Iraq and warned of military action if it did not retreat by 15th January 1991. पर हुसैन साहब ने कोई इंटेंशन नहीं दिखाया बैक ऑफ करने के लिए, डिस्पाइट द UN वार्निंग्स। तब जाके क्या हुआ, जो 30 नेशंस की एक
फौज तैयार हुई, यूएस लेड कोलिशन फोर्सेस बोला जाता है उसे, लगभग 30 नेशंस थे उसमें, वो असेंबल हुई एज अ ट्रूप इन सऊदी अरेबिया। उसमें यूएस, यूके, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, फ्रांस, कनाडा, सीरिया, मोरक्को, ओमान, पाकिस्तान, यूएई, थाईलैंड, कतार जैसे काफी देश थे। लगभग 7 लाख ट्रूप्स बने। डेडलाइन के बाद जब इराक ने रिट्रीट नहीं किया था तो कोलिशन फोर्सेस लॉन्च ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसमें ट्रूप्स ने इराक के ऑयल रिफाइनरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम को वहां के तबाह कर दिया और बाकी जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको भी तबाह कर दिया। डेजर्ट स्टॉर्म के बाद ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड भी हुआ, बहुत ज्यादा ऑपरेशंस हुए वहां पे। In February end, Kuwait was released after Hussein signed a ceasefire agreement. The war officially ended on 28th of February 1991. देखो, India had been one of the earliest countries to recognize Saddam Hussein's regime. Iraq had also been pro-India, especially when other countries in the region tilted towards Pakistan. उस समय क्या था, जो इंडियन पीएम थे वो चंद्रशेखर जी थे. And the Indian government maintained its signature non-aligned stance during the Gulf War. However, India rejected linking the conflict with the Palestinian issues. तो इस वजह से क्या हुआ था, ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से ऑयल के प्राइसेस वर्ल्ड में बढ़ गए थे, विच हेल्प प्रेसिपिटेट द क्राइसिस इन इंडिया. Value of the petroleum imports increased by $2 billion to $5.7 billion as a result of both the spike in world prices associated with the Middle East crisis and the surge in oil import volume as domestic crude oil production was impaired by supply difficulties. देखो, मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन है दुनिया का जहां सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है. वहीं पे गल्फ वॉर हो गया, वहीं पे सारी चीज डिस्ट्रॉय हो गई, तो ऑब्वियसली प्राइसेस ऑयल के बढ़ेंगे, सप्लाई करने में भी प्रॉब्लम होगी. बट इंडिया को तो ऑयल इंपोर्ट की बहुत जरूरत थी और प्राइजेस ज्यादा देने पड़ेंगे, तो उस वजह से क्या हुआ, ट्रेड अकाउंट हमारा खराब हो गया, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट चल ही नहीं रहा था हमारा, सिर्फ इंपोर्ट ही इंपोर्ट करा रहे थे हम महंगी दाम पर. क्योंकि जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, कंडीशन इन द सोवियत यूनियन ऑल्सो गॉट डिस्टर्ब्ड. तो उस वजह से जो इंडिया का बहुत ट्रेडिंग पार्टनर था उस समय, सोवियत यूनियन बहुत की ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक था, उस वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफी ठप हुआ. गल्फ क्राइसिस की वजह से एक और चीज हुई कि जो वर्कर्स वहां काम करते थे, इंडियन वर्कर्स, वहां से वो वापस रेमिटेंस भेजते थे अपने देश में, इंडिया में पैसा भेजते थे अपने फैमिली को, तो उस वजह से उसमें भी कमी आने लग गई है. तो उस वजह से वो बर्डन बनने लग गया, समझ रहे हो. और इंडिया ने क्या हुआ कि काफी लोग वहां से, जब क्राइसिस हुई, उनको रिहेबिलिटेट किया, वहां से काफी कुवैत में से काफी इंडियन वर्कर्स को वो वापस लेके आए, रिहेबिलिटेट किया. ठीक है, तो उस वजह से भी बहुत चीजें इफेक्ट हुई, हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हुई है. दूसरा रीजन ये है कि डिटोरेशन इन द करंट अकाउंट. इंडिया के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे उस समय, उनकी ग्रोथ भी स्लो हो गई ड्यू टू मिडिल ईस्ट क्राइसिस कहीं ना कहीं, लाइक यूएस एंड ऑल. यूएस इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर तो था ही, उस वजह से एक्सपोर्ट हमारे कम हो गए, एक्सपोर्ट मार्केट जो थी वो वीक पड़ने लग गई. देखो, यूएस की ग्रोथ जो है वो कहाँ से कहाँ तक गिरी, 3.9% इन 1988 थी, वो 0.8% हो गई 1990 में, और -1% हो गई 1991 में. इतना इफेक्ट हुआ. एक रीजन इस चीज का ये भी था कि जो 1990 और 1991 फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ था कि जो बीओपी क्राइसिस हुई थी, उस वजह से क्या इन्वेस्टर्स ने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था. ठीक है, जब कॉन्फिडेंस लूज करने का मतलब क्या है कि लो इन्वेस्टेड कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मतलब जब करंट अकाउंट में कंट्री की इकोनॉमी कम चलेगी, ऑब्वियसली हम लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसे लगाते हैं, वो कम भरोसा करने लगेंगे कि कम रिटर्न आएगा, भाई इस चीज से हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो उनका भरोसा कहीं ना कहीं डगमगाया. उसको बोलते हैं लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. इन्वेस्ट करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो बहुत ज्यादा था, रिजर्व्स तो थे वो बहुत कम हो गए थे, एंड विच वॉज फर्दर वीकेंड बाय पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, मीन्स इनस्टेबिलिटी गवर्नमेंट की, क्योंकि उस समय कभी एक गवर्नमेंट आ रही थी, कभी दूसरी गवर्नमेंट आ रही थी, और गवर्नमेंट में भी बहुत उथल पुथल चल रही थी. और इंडिया की क्रेडिट रेटिंग, जो मूडी ने क्रेडिट रेटिंग और बाकी एजेंसियों ने भी डिग्रेड कर दी थी, डाउनग्रेड कर दी थी इंडिया की, उस वजह से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट पे. कमर्शियल बैंक फाइनेंसिंग हमें मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, हमारे देश में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, रेट्स काफ़ी बढ़ चुके थे, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका था. इंडिया में उस वक्त कोई इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं था, सारे के सारे अपने पैसे बाहर कहीं लगाना चाह रहे थे, तो इस वजह से नेट आउटफ्लो बढ़ने लग गया, नेट इनफ्लो कम हो गया. देखो, ये सब चेन रिएक्शन होती है, एक चेन दूसरे को चेन को पकड़ती है, चेन पे चेन, चेन पे चेन, ऐसे चेन चलती रहती है, कंटिन्यू करती है. देखो, ये कुछ फैक्टर्स हैं लीडिंग टू द क्राइसिस. ये पूरे कंप्लीट फैक्टर्स तो नहीं कहूंगी मैं, ये काफ़ी फैक्टर्स थे, बट ओवरऑल जो ये मेन फैक्टर्स थे वो यही हैं
जो मैंने आपको बता ही दिए हैं अभी स्टार्टिंग से। तो जो आरबीआई गवर्नर थे उस समय एस वेंकटा रमनन सर, जो आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया उस टाइम, एक ओपननेस अप्रोच दिखाई बाय इनवाइटिंग डाइवर्स ओपिनियंस एंड एक्सपर्ट्स, ताकि उनकी भी राय ली। ये नहीं कि सिर्फ अपने आप ही एक ऐसा डिसीजन ले लिया देश के लिए, नहीं, बाकी लोगों की भी राय ली। उनको जो ठीक लगा उन्होंने सोचा कि बाकी पब्लिक वॉइसेस भी सुनी जाए, इंक्लूडिंग क्रिटिकल वॉइसेस, to discuss critical economic matters, demonstrating an inclusive and non-hierarchical approach to decision making. देखो, इंटरनेशनल लोन उठाने से पहले आरबीआई ने ऐसा नहीं कि सबसे पहले सीधे अपना गोल्ड गिरवी रख के ये उन्होंने पैसा ले लिया आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से या बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड से, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले बाकी मेजर्स भी साथ साथ में स्टार्टिंग से ही अपना लिए थे, इनिशिएट कर चुके थे वो पहले ही। जैसे उन्होंने इम्पोर्ट्स में ना कैश मार्जिन बढ़ा दिया था। कैश मार्जिन बढ़ाने का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे, तो इस वजह से क्या करते हैं, ये डिस्करेज करते हैं इम्पोर्ट्स को। और ये जो स्ट्रेटेजी थी उन्होंने जो अपनाई थी, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी साबित हुई थी। और इस वजह से ना करंट अकाउंट डेफिसिट तो है वापस फ्लिप हो गया। 3% जो बहुत हाई था 1991 में, अब वो सिर्फ 0.3% रह गया था 1992 तक। और मिड 1991 में क्या हो गया था, गवर्नमेंट फिर से चेंज हुई, वो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आ गई थी और उन्होंने अपने मेजर्स रखना स्टार्ट कर दिए, लाइक डिवैल्यूएशन ऑफ द रूपी स्टार्ट कर दिया टू इम्प्रूव द बीओपी। हालांकि जो ये गवर्नमेंट जो मेजर्स लाई थी नरसिम्हन गवर्नमेंट, इसने बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव तो किया लॉन्ग टर्म में, बट जो इमीडिएट इंप्रूवमेंट है बीओपी में वो कब स्टार्ट हो गया था, जब आरबीआई ने कंप्रेशन लगाया था इंपोर्ट में कैश मार्जिन बढ़ा के। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये डेटा, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के डेटा और आईएमएफ के स्टडी के डेटा भी बोलते हैं, रिसर्च पेपर के डेटा भी बोलते हैं, विच शो दैट व्हाइल इंपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड सब्सटेंशियली इन 1991 एंड 1992, एक्सपोर्ट्स डिड नॉट राइज, दे डिक्लाइन स्लाइटली। एंड लास्ट में ये क्राइसिस सक्सेसफुली रिजॉल्व हो गई गवर्नमेंट और आरबीआई की मदद से। देखो लिखा है, however it is the economic reforms that followed that have received attention from the public at the time and it was understood. Yes, Dr. Manmohan Singh जो फाइनेंस मिनिस्टर थे नरसिम्हन गवर्नमेंट में, and his team had cut a dash with their bold configuration of the economic policy regime. Once the BOP crisis had passed, its architects came to be forgotten and their heroic garging of India's international prestige and financial credentials was left unsung in the public sphere. एंड जो गवर्नर थे हमारे वेंकटा रमन सर, उनके हिसाब से भी जो एंडिंग थी ऑफिस टर्म वाज लेस देन ग्लोरियस ड्यू टू व्हाट द आरबीआई's ऑफिशियल हिस्ट्री टर्म्स issues related to the unexpected breakout of irregularities in securities transaction from April 1992, which was known publicly as the Harshad Mehta scam, जो 1992 को आप सभी को पता होगा। तो उस वजह से जो एंडिंग थी ना, वो थोड़ा सा ऐसी खटास से भरी हुई रह गई, क्योंकि और पूरा ध्यान ही ये जो 1992 है स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम, इसी में पूरा लोगों का शिफ्ट हो गया। तो उनको जो सराहना दी जाती है ना, वो उतनी नहीं मिलती है जिन्होंने जितना काम उन्होंने किया था। देखिए, मैंने ये इफ़ेक्ट्स जो है बीओपी क्राइसिस के, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए वो अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे हमारे और हमारी वेबसाइट पे, तो जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, अवेलेबल करा दूंगी। आप जाइए वहाँ पे, ये पूरा आपको मिल जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आता है कंक्लूजन का पार्ट, जो कि अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का, इस टॉपिक का, और किस तरह से लिखा जाता है ये कोई भी चीज़ें यूपीएससी एग्जाम में, तो उसका आइडिया आपको इस तरह से लग जाएगा। देखो, जो बीओपी क्राइसिस था इंडिया में, वो ना बहुत क्रिटिकल मोमेंट था इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में, जहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स भी थे और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे। मतलब दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ही ये क्राइसिस हुआ था, क्योंकि हर एक चीज थोड़ी थोड़ी करके होती है। एकदम से कोई बाहर से शॉक नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे करके अंदर की अंदर चीजें जमा होती गई, बाहर से बाहर भी शॉक मिलता गया, तो तब जाके क्या होता है, इकोनॉमी टूटती है। इस एड्रेस करने के लिए इस क्राइसिस को, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, they implemented a series of economic reforms to restore stability to the economy and improve its competitiveness. These reforms included devaluing of the rupee, reducing government spending, attracting foreign investment, and developing capital markets. The after effects of the crisis were significant, with increased economic growth, improved BOP, greater competitiveness, and reduced poverty.
The BOP crisis in India in 1991 serves as a reminder of the importance of timely and effective action in addressing economic challenges and maintaining stability in the long run. देखो, कोई भी गलती करके इंसान सीखता है, वैसे ही हमारा देश भी सीखा है, हम भी सीखे हैं कि क्राइसिस को कैसे कैसे टैकल किया जाता है, क्या क्या चीज़ें अपनाई जाती है, कैसे डिसीजन मेकिंग किया जाता है, क्योंकि लीडर्स ने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप उठाए, जैसे आरबीआई गवर्नर ने और हमारे गवर्नमेंट ने उस समय ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लाए, उस वजह से हमारा देश की इकोनॉमी बनी रही, बच गई। अदरवाइज काफ़ी देश हैं ऐसे जो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बट उसकी नौबत हमारे लीडर्स ने नहीं आने दी, क्योंकि टाइमली एंड इफेक्टिव एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी चीज़ चैलेंज को जीतने के लिए, हमारे स्टेबिलिटी को, देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए फॉर लॉन्ग रन। चलिए, जो आज की वीडियो में 18th गवर्नर के बारे में हमने पढ़ा, जो हमारे एस वेंकटा रमनन सर थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी है, उन्होंने क्या क्या हीरोइक डेट्स करी है, ये चीज़ें हमने पढ़ी। देखो, हमें भूलना नहीं चाहिए अपने लीडर्स को, हमारे ऐसे लोगों को जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी और करके चले भी गए और हमें याद भी नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा। हमारे आरबीआई गवर्नर ने, आरबीआई ने और सरकार ने हमारी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेप्स उठाए जो हमें याद होने चाहिए। और आपको पीडीएफ का लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा और आप डाउनलोड कर दीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर करिए और मज़े में रहिए। कौन से टॉपिक में वीडियो बनाई जाए, ये भी आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।